Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with audit report. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कंपनी ऑडिट को डिस्कस किया था, तो अब हम यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अब यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली ऑडिटर प्रिपेयर करता है. जब वो यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट कर लेता है तो वो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करेगा और यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करना ऑडिट प्रोसेस का ही पार्ट है. तो जब यहाँ पे ऑडिटर जो ऑडिटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके बाद वो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है, जिसमें अब उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, जो भी ऑडिटर की जजमेंट्स होंगी, उसके जो ओपिनियंस होंगे और जो भी उसकी एग्जामिनेशन होगी, इवैल्यूएशन होगी, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड होगी उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. मतलब अगर उसने यहाँ पर बैलेंस शीट को ऑडिट किया है, पीएनएल अकाउंट को ऑडिट किया है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर उसने ऑडिट किया है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन्ड होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. यहाँ पे एक समरी होती है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, जिसमें ऑडिटर जो है वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करता है. जो भी उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करने के बाद उसको लगता है कि यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू शो हो रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है. तो हमने देखा कि यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिट प्रोसेस का ही पार्ट होती है. मतलब यहाँ पे जब ऑडिटर ऑडिटिंग के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो यहाँ पे पहले प्लान करता है ऑडिटिंग को, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है, उसका लास्ट स्टेप होता है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें यहाँ पे उसने जो भी एग्जामिन किया होगा, जो भी इवैल्यूएट किया, जो भी उसको लगता है, उसके ओपिनियंस जो होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करने के बाद, वो वहाँ पे उस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्सप्रेस कर सकता है. तो अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम देखेंगे. तो अब ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हमें पता है कि न्यूमरस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी के अंदर, और अगर उन शेयर होल्डर्स को यहाँ पे फंक्शनिंग को इवैल्यूएट करना है कंपनी की, तो वो वहाँ पे फिजिकली विजिट नहीं कर सकते कंपनी को, और वहाँ पे वो ये वेरीफाई नहीं कर सकते, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते एसेट्स का. इसीलिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो यूज़फुल होती है, जिसमें वो ये चेक कर सकते हैं, उनको यहाँ पे पता चल जाएगा ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू कि जो फंक्शनिंग है वो कैसी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो उस फंक्शनिंग को यहाँ पे जज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू. तो इसीलिए शेयर होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट. उसी से उनको फंक्शनिंग पता चलती है कि कैसे फंक्शन कर रहा है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्चुअली ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है या नहीं, ये यहाँ पर देख सकते हैं शेयर होल्डर्स. क्योंकि अभी यहाँ पे हमने देखा था कि जो ऑडिटर होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर, यहाँ पे ऑडिटर जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसीलिए यहाँ पर वो बायस नहीं होगी टुवर्ड्स एनीबडी. तो इसीलिए अब क्योंकि वो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो यहाँ पे न्यूट्रल होकर अपने ओपिनियंस, अपनी जजमेंट्स जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर शेयर होल्डर्स को ट्रस्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कि ऑडिट रिपोर्ट से यहाँ पे वो इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि फंक्शनिंग कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई एरर्स और फ्रॉड्स जो है वो कमिट हो रहे हैं. तो ये सब यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू ही यहाँ पे शेयर होल्डर्स ये चेक कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके कंटेंट को हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट में क्या कंटेंट होता है, कैसे यहाँ पर जो ऑडिटर है वो ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है. तो अब यहाँ पे पहले ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, मतलब हम यहाँ पे फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे कि कैसे यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर होती है. तो अब ऑडिटर जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में पहले इंट्रोडक्शन मेंशन करता है, जिसमें वो यहाँ पे ये मेंशन करेगा कि ऑडिटर ने क्या क्या इवैल्यूएट किया है. लेट्स से उसने बैलेंस शीट इवैल्यूएट करी है, और इसमें डेट भी होगी, जो भी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च को, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का
नेम होना चाहिए मेंशन इंट्रोडक्शन पैरा में ही। तो ऑडिट रिपोर्ट में पहले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर जो भी यहाँ पर ऑडिटर ने इवैल्यूएट किया है, बैलेंस शीट हो सकता है, पीएनएल अकाउंट हो सकता है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो होना चाहिए, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ऑडिट जो है वो परफॉर्म हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन पैराग्राफ मेंशन करता है, जिसमें वो ये लिखेगा कि उसके क्या ओपिनियन है, उसको कैसा लगता है कि वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी उसने इवैल्यूएट किया है, एविडेंसेस उसने कलेक्ट किए हैं जो भी, उससे उसे उसकी क्या जजमेंट है वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो कर रहे हैं या नहीं। तो ये सब कुछ यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना होता है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बाद। जो ओपिनियन पैराग्राफ होगा उसके अंदर, तो अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर पहले आता है टाइटल, देन एड्रेस। अब ये वो एड्रेस होगा जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर जो ऑडिटर है वो ऑडिटिंग को परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद जैसे हमने देखा कि ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इसमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ऑडिटर को कि एक्चुअली यहाँ पे क्या इवैल्यूएट किया है ऑडिटर ने, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही यहाँ पे ऑडिटर को ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी एविडेंसेस उसने कलेक्ट करे वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उसको यहाँ पे ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब जो कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैनेजमेंट उनको प्रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में ही। उसके बाद यहाँ पे आता है ओपिनियन पैराग्राफ कि यहाँ पे जो ऑडिटर का खुद का ओपिनियन है वो वहाँ पे मेंशन करता है ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर कि उसको कैसा लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही हैं या नहीं। और उसके बाद यहाँ पर जब ओपिनियन पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन करनी होती है और एड्रेस मेंशन करना होता है। अब ये एड्रेस वो होता है जहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साइन होती है, और एड्रेस के बाद यहाँ पे ऑडिटर को सिग्नेचर करने होते हैं। तो हमने देखा कि यही एक फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का कि यहाँ पे पहले टाइटल, देन एड्रेस, देन इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा जिसमें यहाँ पे ऑडिटर को ये मेंशन करना पड़ेगा कि उसने बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट को जो है इवैल्यूएट किया है, और उस फर्म का नेम मेंशन करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करना होगा, वहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो एज ऑडिटर जो है वो अपॉइंट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहाँ पर मैंशन होना चाहिए। देन यहाँ पे ओपिनियन पैराग्राफ लिखना होगा ऑडिटर को, जिसमें ऑडिटर का खुद का ओपिनियन होगा, और यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन करना पड़ेगा कि वो जो बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट जो है जो इवैल्यूएट करी है ऑडिटर ने, जो ऑडिट करी है, वो यहाँ पे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद यहाँ पे ओपिनियन पैराग्राफ आता है जिसमें ऑडिटर को अपने ओपिनियंस लिखने होंगे, और फिर यहाँ पे ऑडिटर को डेट मेंशन करनी होगी, एड्रेस मेंशन करना होगा, जिस एड्रेस पे वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साइन हो रही है वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। ऐसे ही यहाँ पे जो डेट है वो भी इसलिए मेंशन होती है ताकि हमें पता रहे कि एक्चुअली वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, तो इसीलिए डेट मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करने होते हैं ऑडिटर को, क्योंकि हमने देखा था कि ये राइट भी है और ड्यूटी भी है ऑडिटर की कि उसको वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को साइन करना होता है। तो ये वही है कि यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो एंड ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को करने होते हैं। तो यही यहाँ पे पूरा फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का, यही कंटेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे ऑडिटर्स जो हैं वो ऑडिट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट का जो बेसिक है वो हमने डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैं। एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है और एक क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है। अब यहाँ पे क्लीन ऑडिट रिपोर्ट को अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अब एक है यहाँ पे क्लीन ऑडिट रिपोर्ट और एक क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो अब क्लीन ऑडिट रिपोर्ट हम किसको बोलेंगे, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, देन विल मूव ऑन टू द क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। तो अब क्लीन ऑडिट रिपोर्ट वो होती है जिसमें यहाँ पर ऑडिटर जो है उसको कोई भी
ऑब्जेक्शन नहीं होता और यहाँ पे विदाउट एनी रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे लॉ की टर्म्स में यहाँ पे ऑब्जेक्शन से ही होता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे बुक्स में देख सकते हैं कि वहाँ पे रिजर्वेशन लिखा होता है। तो रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्शन से ही है कि यहाँ पे ऑडिटर को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, उनकी ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पर ऑडिटर जो है वो एक क्लीन रिपोर्ट इशू करता है, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है। तो अब यहाँ पे ऑडिटर जो है वो कब एक क्लीन ऑडिट रिपोर्ट या फिर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा, जब यहाँ पे ऑडिटर जो है वो सेटिस्फाइड होगा ऑडिट रिपोर्ट से, मतलब उसका ओपिनियन जो है वो विदाउट एनी रिजर्वेशन होगा कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा ऑडिटर का, और वो यहाँ पे ये मेंशन करेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि जो भी यहाँ पर ऑडिटर ने एवैल्यूएशन किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उससे यहाँ पर ऑडिटर को जो है वो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो करती हैं। मतलब जो हमने ये रिपोर्ट देखी, इसमें जो ओपिनियन पैराग्राफ होगा उसमें यहाँ पे ऑडिटर जो है वो ये मेंशन करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो करती हैं एज पर द ऑडिट। तो इसीलिए हम इस रिपोर्ट को यहाँ पे क्लीन ऑडिट रिपोर्ट या फिर अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे ऑडिटर जो है वो ये मेंशन करता है अपने ओपिनियन पैराग्राफ में कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। तो ये सभी सारे जो एसेंशियल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करने होते हैं ऑडिटर को ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर, अगर वो यहाँ पे सेटिस्फाइड है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इवैल्यूएशन के बाद तो हम उसको यहाँ पे क्लीन ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे या अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। ये एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं बल्कि ये मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, और मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का ही यहाँ पर 3 टाइप्स है, जिसमें यहाँ पर आता है एक टाइप क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट और है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, और एक है यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन। तो अब ये 3 टाइप्स हैं यहाँ पर मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो हम पहले देखते हैं कि इसको हम मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा कि क्लीन ऑडिट रिपोर्ट में यहाँ पे सिंपली जो ऑडिटर है वो अपने ओपिनियंस ऐसे देता है कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती है, विदाउट एनी रिजर्वेशन जो है वो अपने ओपिनियन देता है कि कोई वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लेकिन जब यहाँ पे ऑडिटर जो है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है रिपोर्ट को, मतलब उसमें वो कुछ एडिशंस करता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर अपने ओपिनियन पैराग्राफ से पहले, तो उस मॉडिफिकेशन को या फिर ऐड करने को हम यहाँ पे मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें यहाँ पे ऑडिटर जो है उसको एक्चुअली कोई इश्यूज़ नहीं है, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसको, पर वहाँ पे कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पे मेंशन करनी होती हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन पैराग्राफ से पहले। मतलब अगर ऐसा है कि कोई कोर्ट केस लेट से अगर कंपनी में चल रहा है किसी भी मैटर को लेकर और उसमें अभी हियरिंग जो है वो ऑनगोइंग है, तो इस केस में यहाँ पर क्योंकि ऑडिटर जो है वो अब यहाँ पे क्योंकि अब एक कोर्ट केस जो है वो चल रहा है कंपनी के नाम पे, तो वो यहाँ पे क्लीन रिपोर्ट जो है वो उसको इशू नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो केस है उस पर कोई वहाँ पे कोई जजमेंट जो है वो इशू नहीं हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑडिटर है वो अभी क्लीन रिपोर्ट को इशू नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट को इशू करता है, जिसमें वो ओपिनियन पैराग्राफ से पहले एक पॉइंट को मेंशन कर देता है कि यहाँ पे जो कोर्ट केस है वो अभी ऑनगोइंग है और उस पर अभी जो जजमेंट्स हैं वो रिलीज़ नहीं हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ऑडिटर जो है वो मॉडिफाई करता है ऑडिट रिपोर्ट को, उसमें एडिशन करता है और उसमें वो मेंशन करता है, क्योंकि वो पॉइंट मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो यहाँ पे क्लीन ऑडिट रिपोर्ट नहीं दे पाएगा
ऑनगोइंग मैटर के ऊपर, और ना ही वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकता है उस मैटर पे। तो इसीलिए वो यहाँ पे सिर्फ उस पॉइंट को मेंशन कर देता है, क्योंकि वो पॉइंट मेंशन करना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर में अफेक्ट हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी जजमेंट्स होंगे उनके बेसिस पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑडिटर है वो मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट को इशू करता है। अब यहाँ पे मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है उसके अंदर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो ऑडिटर है उसका ओपिनियन अफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब अब वो जो पॉइंट है कि वहाँ पे ऑनगोइंग कोर्ट केस है कंपनी का, उससे यहाँ पे ऑडिटर का जो ओपिनियन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती है या नहीं, ये अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर है उसका ओपिनियन अफेक्ट नहीं होता, बस वो यहाँ पे मेंशन कर देता है कि एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ऑनगोइंग केस है और उस पर जजमेंट इशू नहीं हुई है, पर ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको मेंशन कर रहे हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पे एडिशन करनी पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर को। तो अब क्योंकि इससे यहाँ पे ऑडिटर का ओपिनियन जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये ओपिनियन पैराग्राफ से पहले मेंशन होता है। तो अब यहाँ पे है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। अब क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली ऑपोजिट है क्लीन ऑडिट रिपोर्ट के। तो अब यहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन है, अब ये विद रिजर्वेशन होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्शन होता है ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो नहीं कर रही हैं, वहाँ पे कुछ एरर्स या फिर फ्रॉड कमिट हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू करता है ऑडिटर, और उसमें वो ये मेंशन करता है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिसमें वहाँ पर एरर्स है, जो भी बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट जो है वो इवैल्यूएट किया है, ऑडिट किया है ऑडिटर ने, और उसमें कोई स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिसमें एरर्स हैं और उससे यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अफेक्ट हुई हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट को इशू करने का पर्पज़ होता है, जिसमें यहाँ पे ऑडिटर को ऑब्जेक्शन होता है विद रिजर्वेशन। मतलब वो वहाँ पे पॉइंट्स को मेंशन करता है कि यहाँ पे उसको क्या ऑब्जेक्शनेबल लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो वो यहाँ पे उनको मेंशन करता है क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। मतलब यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली यहाँ पे जो ऑडिटर है जब उसने ऑडिट परफॉर्म किया तो वो वहाँ पे कोई ओपिनियन जो है वो मेक कर ही नहीं पाया कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही हैं या नहीं। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऑडिटर जो है उसको सफिशिएंट एविडेंसेस जो हैं वो नहीं मिले हों, वो उन एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं कर पाया हो, फिजिकल एग्जामिनेशन जो है, फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो एसेट का नहीं कर पाया हो। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो मेंशन करना होता है ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। वो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो नहीं देना चाहता कि वो यहाँ पे उसको कुछ ऑब्जेक्शन है, वो ऐसा भी नहीं कहना चाहता। अब क्योंकि सफिशिएंट एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट नहीं कर पाया और यहाँ पे वो एग्जामिनेशन नहीं कर पाया एसेट्स का, तो इसीलिए वो यहाँ पे डिस्क्लेमर देता है पहले ही ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने से कि यहाँ पे क्योंकि वो सफिशिएंट एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाया है, इसीलिए वो यहाँ पे कोई ओपिनियन जो है वो मेक नहीं कर सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ट्रुथफुलनेस और फेयरनेस को लेकर। तो इसीलिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर यहाँ पे ऑडिटर जो है वो अपने ओपिनियन के लिए डिस्क्लेमर देता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन। अब एडवर्स ओपिनियन के केस में क्या होता है कि यहाँ पर ऑडिटर जो है वो यहाँ पे वो ये मेंशन करता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो एक्चुअली ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पे एडवर्स ओपिनियन जो है वो ऑडिटर को मेंशन करना होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि अब कुछ मिसलीडिंग या फिर इनकम्प्लीट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑडिटर जो है वो ऐसा ओपिनियन दे रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो नहीं कर रहे, और यहाँ पे वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट को सफिशिएंट नहीं मानता कि यहाँ पे सिर्फ हमें क्वालिफाइड ओपिनियन जो है वो शो करना है, सिर्फ ऑब्जेक्शन शो करना है। यहाँ पे ऑडिटर जो है वो एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, जिसमें वो ये मेंशन करता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो नहीं कर रहे हैं। और ऐसा यहाँ पे इसका रीज़न हो सकता है कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मिसलीडिंग हैं या फिर इनकम्प्लीट हैं।
तो यहाँ पे जो भी मटेरियल फैक्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर आफ्टर एवैल्यूएशन आफ्टर द ऑडिट, तो उसके बाद यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको सारे ही जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो मेंशन करने होते हैं, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसके बाद ही वो अपना ओपिनियन जो है वो मेक कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑडिटर जो है वो एडवर्स ओपिनियन शो करता है कि क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, वो मिसलीडिंग है, उसको ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो नहीं करती हैं, इसीलिए उसको लगता है यहाँ पर कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो नहीं हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो अब यहाँ पे हमने क्लीन रिपोर्ट में देखा था कि ऑडिटर जो है वो एक्चुअली यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करके, उनको ऑडिट करके, कि यहाँ पे वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो करती हैं ऑर्गेनाइजेशन का। और यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, यहाँ पे वो विदाउट एनी रिजर्वेशन जो है वो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर देता है, जिसको हम क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बोलते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होगी, जिसमें यहाँ पे जो भी मटेरियल फैक्ट है वो यहाँ पे ऑडिटर को मेंशन करना होगा ओपिनियन पैराग्राफ से पहले, जिससे यहाँ पे उसका ओपिनियन अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसीलिए उस स्टेटमेंट को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है बस, उससे वहाँ पे ऑडिटर का ओपिनियन अफेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन हम जिन चीज़ों से ऑडिटर का ओपिनियन अफेक्ट हो जाता है उसमें आता है यहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको ऑब्जेक्शन होता है, वो यहाँ पे विद रिजर्वेशन जो है अपना ओपिनियन देता है, जिसमें वो ये शो कर सकता है कि वो डिसएग्री करता है मैनेजमेंट के साथ, या फिर वो यहाँ पे ऑडिटर के स्कोप की ही लिमिटेशन है ऐसी कि वो यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट को इशू कर रहा है और उसको ऑब्जेक्शंस हैं वहाँ पर, कुछ फ्रॉड या फिर एरर्स जो हैं वो कमिट हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए, तो वो सब यहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करता है, उसको हम क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कहेंगे, जिसमें जो ऑडिटर है वो ऑब्जेक्शन को मेंशन करेगा। और यहाँ पे ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से भी कांटेक्ट करेगा और वहाँ पे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि वो एक्चुअली वहाँ पे जो भी अफेक्ट है उन्होंने शो नहीं किया है, जो मेंशन नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसको वहाँ पे मेंशन करें। और अगर यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो डिसएग्री करता है, ऐसा नहीं करता, तो फिर यहाँ पे डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट आता है ऑडिटर के रिपोर्ट के अंदर कि यहाँ पे अब मैनेजमेंट को जब ऐसा बताया गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ऐसे मटेरियल फैक्ट्स हैं जिनका इफेक्ट शो करना इंपॉर्टेंट है और वहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो शो नहीं करता उस मटेरियल फैक्ट को, तो यहाँ पे क्वालिफाइड रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर इशू करता है और डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट को शो करता है। नेक्स्ट हमने देखा था डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अब अगर यहाँ पे ऑडिटर जो है वो अपना कोई ओपिनियन मेक कर ही नहीं पाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर, तो उसके बाद वो यहाँ पे डिस्क्लेमर देता है अपने ओपिनियंस के लिए कि यहाँ पे क्योंकि वो कुछ मटेरियल फैक्ट्स जो हैं उनको कलेक्ट नहीं कर पाया, एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाया और यहाँ पे वो थरली चेक नहीं कर पाया, फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाया एसेट्स का, वेरिफिकेशन नहीं कर पाया एसेट्स का, तो इससे वो यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में मेंशन करता है कि क्योंकि कुछ रीजंस थे कि वो वहाँ पे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाया है, इसीलिए वो किसी भी ओपिनियन पे नहीं पहुँचा है, वो कोई भी ओपिनियन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर नहीं दे सकता। फिर हमने देखा एडवर्स ओपिनियन, जिसमें यहाँ पे जो ऑडिटर है उसको ऐसा लगता है सिर्फ क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करना ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि यहाँ पे उसको एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो शो नहीं हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो यही यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट थे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे यूजुअली ये होता है कि यहाँ पे क्लियर ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट भी कह सकते हैं और यहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ऑब्जेक्शन से है। तो हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली यहाँ पे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑडिटर को ऑब्जेक्शन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि वहाँ पे वो ये नहीं बोल सकता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती हैं, कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्शनेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अनक्वालिफाइड का मतलब क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ऑब्जेक्शन और विद रिजर्वेशन। तो आई होप आप यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट को समझ गए होंगे, जिसमें हमने यहाँ पे कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस किया। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एरियाज ऑफ ऑडिट को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।